एमायोड्रोन इज एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट के रिदम को फिक्स करती हैं। अब जब हार्ट का रिदम ख़राब हो जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथमिया। एरिथमिया ब्रेडी एरिथमिया भी हो सकता है, टेकी एरिथमिया भी हो सकता है। नाउ एमायोड्रोन इज क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग्स जितनी भी होती हैं उन्हें हमने कुछ क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1 2 3 4, और कभी कभार हम कहते हैं क्लास 5 भी है जिसमें मिसलेनियस ड्रग्स आती हैं। क्लास 1 वालों को कहते हैं दीज आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 2 वालों को कहते हैं दीज आर बीटा ब्लॉकर्स, क्लास 3 वालों को कहते हैं दीज आर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास 4 वालों को कहते हैं दीज आर कैल्शियम ब्लॉकर्स। अब जो क्लास 1 होती है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 1A 1B 1C में। 1A आर मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, 1B आर वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, और 1C वालों कहते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सो मायोड्रोन बिलोंग्स टू क्लास 3 जो कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स है। इसके अलावा अमायोड्रोन में क्लास 1 क्लास 2 का एक्शन भी थोड़ा थोड़ा है। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है हार्ट एक रिदम के साथ बीट करता है। वो जो रिदम है, जो पेस है, वो कौन संभालता है? दिस इज एसए नोड। ये इलेक्ट्रिकल करंट जो है हर डायरेक्शन में फायर करता है। एसए नोड से एवी मसल्स तक जाएगा, एवी नोड में जाएगा, कॉमन बंडल में जाएगा, वहाँ से जो हो गए परकेंजी फाइबर्स में जाएगा, और फाइनली अप टू वेंट्रिकुलर मसल्स, वहाँ पर जाकर एक्शन पोटेंशियल जो है वो डाई आउट कर जाएगा। इनके अगर आइसोलेटेड ग्राफ्स देखें तो वो कुछ इस तरह होंगे, और इन सारे ग्राफ्स को अगर हम समराइज करें और एक ग्राफ बनाए तो वो ईसीजी की फॉर्म में कुछ इस तरह आएगा, जिसमें पी क्यू आर एस टी और यू वेव्स जो होंगी वो आ सकती हैं। अब इसमें नोट करने वाली एक मज़े की बात वो है कि जो एसए का एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा अर्ली स्टार्ट होता है, और जो वेंट्रिकुलर मसल्स का जो एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिले है। ये वो डिले है जब करंट जो होता है वो थ्रू आउट द हार्ट फ्लो करता है। अब एज अ रूल ऑफ थम हम हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर पार्ट और वेंट्रिकुलर पार्ट। जितने भी सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हैं जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन, फ्लटर, एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीज, वो आ सकते हैं। इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेंगे। जितने भी वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हैं इनकी ट्रीटमेंट के लिए सोडियम चैनल या फिर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो दे सकते हैं। अब अगर इन सारे ग्राफ्स में से हम वेंट्रिकुलर मसल के ग्राफ को आइसोलेट करें और स्टडी करें तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब इसको सबसे पहले लेबल कर लेते हैं, फेज़ 4, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड देन अगेन फेज़ 4। फेज़ 4 होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उसके बाद कोई इम्पल्स आती है, कोई थ्रेशोल्ड आता है, या कोई सिंपैथेटिक इनर्वेशन आती है जिसकी वजह से सोडियम चैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और सोडियम का जो होगा वो इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वजह से जो होगी डीपोलराइजेशन होगी, जिसे हम कहेंगे फेज 0 अप स्ट्रोक। इसके बाद क्या होगा? इनिशियल रिपोलराइजेशन होगी। ये जो होगा पोटाशियम की वजह से होगा, पोटाशियम आउटफ्लक्स। दिस इज कॉल्ड फेज 1। फेज 1 के बाद एक मेंटेन्ड फेज आती है, दिस इज फेज 2। ये कैल्शियम चैनल्स की वजह से होता है और इसको हम कहते हैं दिस इज प्लेटू स्टेज। उसके बाद फाइनली रिपोलराइजेशन होती है डाउनवर्ड, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो वापस नेगेटिविटी की तरफ जाता है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो पोटाशियम चैनल्स है वो दोबारा ओपन होते हैं, दिस इज स्टेज 3। और फाइनली स्टेज 4 जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हम अचीव कर लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि फेज़ 4 से लेकर फेज़ 4 तक जितना ड्यूरेशन है, जिसमें डीपोलराइजेशन हुई है, रिपोलराइजेशन हुई है, प्लेटू स्टेज हुआ है, देन अगेन रिपोलराइजेशन हुआ है, इस सारे स्टेज को हम कहते हैं दिस इज एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल के बाद एक स्टेज होता है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसमें अगर कोई दोबारा इंपल्स आती है, दोबारा कोई थ्रेशोल्ड आता है, या दोबारा सिंपैथेटिक इनर्वेशन इसको एक्साइट करने की कोशिश करती है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, क्योंकि जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो अभी भी फटीग्ड होते हैं। अब अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में देखें तो एसए नोड और वेंट्रिकुलर मसल्स को हम फोकस करेंगे। एसए नोड में कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज़ 4 होता है जिसमें जो सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। उसके बाद फेज़ 0 होगा जिसके अंदर सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, एंड देन फेज़ 3 होगा जिसमें पोटाशियम का आउटफ्लक्स होगा। अब फेज़ 0, 4 और 3 अगर इनमें कोई चेंजेस होती हैं, ये डायरेक्टली कोइंसाइड कर रही है ईसीजी की पी वेव के साथ। सो अगर हमने कोई ऐसी एंटी एरिथमिक ड्रग दी है जिसने इन फेजेस को छेड़ा है एसए नोड के अंदर, तो ईसीजी में पी वेव जो है वो थोड़ी सी डिविएट कर सकती है। तो ऐसी कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं जो एसए नोड के इस एक्शन पोटेंशियल को छेड़ेंगी? वो हमारे पास आ सकती हैं बीटा ब्लॉकर्स, और उसके साथ साथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स ईसीजी की पी वेव्स को छेड़ेंगी।
उसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर मसल्स की बात करें तो वेंट्रिकुलर मसल्स में जो डीपोलराइजेशन का स्टेज था जिसे हम कहते हैं स्टेज 0, जिसमें सोडियम चैनल्स जो है ओपन होंगे, और इनिशियल रिपोलराइजेशन जिसे हम कहते पोटाशियम आउटफ्लक्स है जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं, अगर इन दोनों में कोई चेंजेस हैं तो ये डायरेक्टली कोइंसाइड कर रही हैं ईसीजी की क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ। और जो रीपोलराइजेशन की स्टेज है विच इज़ स्टेज 3, जिसमें पोटाशियम जो होगा वो आउटफ्लक्स करेगा, ये जो है वो कोइंसाइड कर रहा है ईसीजी की वेव टी के साथ। सो ऐसी हमने अगर कोई एंटी एरिथमिक ड्रग्स दी हैं जिन्होंने इनको छेड़ा है वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर, तो ईसीजी के अंदर क्यूआरएस और टी वेव जो है वो डिविएट कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो ऐसी कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं जो वेंट्रिकुलर मसल्स के एक्शन पोटेंशियल को चेंज करेंगी? वेल वो सारी आ सकती हैं, ग्रुप 1 की भी आ सकती हैं, 2 की भी आ सकती हैं, 3 की भी आ सकती हैं और 4 की भी आ सकती हैं। तो अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें क्लास 3 एंटी रिदमिक्स की, जो कि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये मसल फाइबर का आइसोलेटेड ग्राफ है। इसमें क्या होता है कि जो फेज 0 होता है वहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं विच इज़ डीपोलराइजेशन, उसके बाद इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है, बहुत मिनिमम होती है, हम इसे निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो प्लेटू फेज होता है, देन जो होता है वो थर्ड स्टेज होता है, ठीक है, फेज 3, जहाँ पर पोटाशियम का आउटफ्लक्स होता है, पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं। अब जो क्लास 3 वाली एंटी रिदमिक्स हैं वो क्या करती हैं, इन पोटाशियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती हैं। अब जो फेज 3 होता है ये डिटरमिन करता है टी वेव, जिसकी वजह से ईसीजी की टी वेव्स में भी थोड़ी बड़ी चेंजिंग आएगी। अब होता क्या है कि जब क्लास 3 एंटी रिदमिक्स देते हैं तो पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, और एक्स एक्सिस यानी जो टाइम का एक्सिस है उसके लॉन्ग ग्राफ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाएगा। तो जो फेज 3 होगा वो थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाएगा। इसमें फेज 3 का ड्यूरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके अलावा हमें पता था एक्शन पोटेंशियल में डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, प्लेटू और रीपोलराइजेशन जब एंड होती है तो ये पीरियड होता है एक्शन पोटेंशियल का। अब जो ग्राफ है वो थोड़ा सा आगे जाकर फॉल कर रहा है, सो जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन है वो भी इंक्रीज कर गया। सो देयर इज इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब जहां पर एक्शन पोटेंशियल एंड होता है उसके बाद जो पीरियड होता है दैट इज इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो पहले जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड था वो कुछ यहाँ था, जिसकी वजह से अब जो नया इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो थोड़ा सा आगे हो गया। सो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी डिले हो गया, फेज 3 का ड्यूरेशन इंक्रीज हो गया, उसके अलावा एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी इंक्रीज हो गया। अब क्योंकि फेज 3 जो है वो थोड़ी सी आगे की तरफ गई है, टाइम एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेच हुई है, जिसकी वजह से टी वेव में भी चेंजेस आई हैं। अब क्यू आर एस तो कांस्टेंट है, क्योंकि क्यू आर एस जो है वो फेज 0 और 1 से डिटरमिंड होता है। 0 और 1 में तो कोई चेंज आई नहीं, जिसकी वजह से क्यू आर एस जो है वो कांस्टेंट है। सो क्यू आर एस इज कांस्टेंट, और टी वेव जो है वो भी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हुई है। प्रोलॉन्ग इसलिए हुई है क्योंकि पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स ने क्या किया था, इस थर्ड स्टेज को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया था, जिसकी वजह से टी वेव जो है वो भी अब थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई है। सो क्यू से लेकर अगर टी तक का इंटरवल देखें तो वो अब थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। सो देर इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यू टी इंटरवल बट द क्यू आर एस इज कॉन्स्टेंट। तो मायोड्रोन के अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग, एक्सटेंसिव टिश्यू बाइंडिंग होती है, हाफ लाइफ जो है इसकी सेवरल वीक्स तक है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव टिश्यू बाइंडिंग। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं वो भी इस क्लास में, दीज आर सोटालोल। सोटालोल जो है बीटा ब्लॉकर है अलॉन्ग विद पोटाशियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट। उसके अलावा ब्यूटिलाइड है, इनकी जो हाफ लाइफ है वो 5 से 10 आवर्स तक हो सकती है। क्लिनिकल यूज, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव एंटी एरिथमिक ड्रग। एफिब में देंगे, एट्रियल फ्लटर में देंगे, वेंट्रिकुलर एक्टोपिक बीट्स में देंगे, टेकी एरिथमियाज में देंगे, और इसके अलावा इसी ग्रुप की एक और ड्रग है, दिस इज कॉल्ड ब्यूटिलाइड। ये आईवी देंगे फॉर एक्यूट एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर एक्यूट फ्लटर। टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स की बात करें, क्योंकि ये क्लास 3 की एंटी एरिथमिक है और क्लास 3 वाले क्या करते हैं, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से LQTS हो सकता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम। और इसकी एग्जांपल में है तो सार्स डी पॉइंटिस हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लिवर डैमेज, फोटोसेंसिटिविटी रिएक्शंस यानी स्किन रैशेस वगैरह हो सकते हैं, और थायराइड मॉल फंक्शनिंग हो सकती है। ये सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं वो मायोड्रोन के। अदर सिमिलर ड्रग्स इससे मिलती जुलती क्या हो सकते हैं, डिफिटिलाइड, ब्यूटिलाइड, मायोड्रोन खुद, उसके अलावा डॉर्नेड्रोन, सोटालोल। सोटालोल इज़ अ बीटा ब्लॉकर विद पोटाशियम चैनल ब्लॉकिंग इफेक्ट। उसके अलावा बेटेरिलियम, ये सारी हो सकती हैं।